श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी का प्रयास रहता है कि श्रोताओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उनके निवारण के लिए रूबरू कराता रहे। इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम आरोग्यम। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी मलिक और मैं हूं आपके साथ बरखा थानवी व्यास। मीनाक्षी जी, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, और काया के साथ साथ हमारा मस्तिष्क भी शांत और समस्याओं से रहित होना चाहिए। बरखा, मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना गए जमाने में टैबू माना जाता था, क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल काफी सेडेंटरी हो गया है, तो हर कोई तनावग्रस्त दिखाई देता है। तो क्या मानसिक स्वास्थ्य ये ठीक न होने के लक्षण हैं? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर कन्हैया लाल कछावा। आप साइकेट्रिस्ट हैं। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं पूरे आकाशवाणी परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज इतना अच्छा अवसर दिया। बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ आकाशवाणी को, और इतना सारा ज्ञानवर्धन जो है वो सब लोगों का आकाशवाणी के माध्यम से होता है, और आज मुझे उसी प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, हमें जानकर खुशी हुई कि आप यहाँ पर आकर बेहद खुश हैं, और आज की जो आधुनिक जीवन शैली है वहाँ पर खुश रहना बड़ा ही जरूरी है। डॉक्टर कन्हैया, आधुनिक जीवन शैली में जहाँ सुविधाएं बढ़ी हैं वहाँ पर तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। ये लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं, और मानसिक स्वास्थ्य, जिसकी आज हम बात करने के लिए इस विशेष कार्यक्रम में आरोग्य में हम चर्चा कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की, जो कि शायद उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य है, परंतु अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। मेरा आपसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि आज की जो तेज रफ्तार वाली जिंदगी है, जहाँ पर हमें समय नहीं है, लेकिन हम सबकी समस्याएं जो हैं वो लगभग एक जैसी सी हैं, और ये जो तनाव है वो वास्तव में हमारे जीवन का एक आम हिस्सा बन चुका है। तो आपके अनुसार क्या कारण है इस तनाव के? देखिए मैम, एक बात बहुत अच्छे समझने की है कि मानसिक स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगी है। मानसिक स्वास्थ्य जो है वो इंसान जब पैदा हुआ था उस टाइम से ये सब चीज़ें चल रही है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में सिर्फ अभी ही बातचीत हो रही है। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसकी शुरुआत है वो जब इंसान पैदा हुआ था उसके साथ से ही ये चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है। क्योंकि ये जो विषय जुड़ा हुआ है इंसान के परसेप्शन से जुड़ा हुआ है, इंसान के सोचने समझने के तरीके के ऊपर जुड़ा हुआ है कि वो चीज़ों के बारे में सोचता किस तरह से है, वो चीज़ों के बारे में समझता किस तरह से है ना। हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, वर्तमान में सुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन सुविधाओं का भी जो परसेप्शन है वो हर दौर में अपने हिसाब से रहा है। आज जैसे हो सकता है हम गाड़ी के लिए परेशान हो रहे हो, लेकिन कभी टाइम था कि हम बैलगाड़ी के लिए भी परेशान होते थे। चीज़ों के लिए नकारात्मक हो जाते हैं। नकारात्मक होने का मतलब क्या है कि मेरा ये मानना कि ये चीज़ मैं चाहता तो हूं, लेकिन अब मुझे कभी मिल नहीं सकती, मैं कभी इसे प्राप्त नहीं कर सकता, मैं इसके लिए एफर्ट्स नहीं डाल सकता, ये कभी मेरी हो नहीं पाएगी। ये जो परसेप्शन है, जो सुविधाओं को लेकर परसेप्शन है, जो आप अपने फ्यूचर लाइफ को आप अपना देखते हो, उसको लेकर जो परसेप्शन है, जब आप चीजों को लेकर नकारात्मक होते हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो क्या ये हमारी अप्रोच पर डिपेंड करता है कि हम क्या पॉजिटिवली सोच रहे हैं या नेगेटिवली सोच रहे हैं? हाँ, ये सारा जो एस्पेक्ट है ये हमारे अप्रोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम चीज़ों को डील किस तरह से कर रहे हैं। अगर हम मेंटल हेल्थ को देखें तो बहुत सारा जो मन को अच्छा रखने का जो काम है, जैसे हमारे रिलीजन ने किया है, स्पिरिचुअलिज्म ने किया है, अलग अलग प्रकार की जो पद्धतियां आई है जो इंसान की कॉन्शियस को इंगेज करती है। हार्ड पार्ट जो मनोविज्ञान का है वो साइकेट्री वाला जो पार्ट है, जो स्टिग्मा से जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति को अपने आप को स्पिरिचुअल बोलने में उसको कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन अगर वो वहां पे ये डालेगा कि मैं मानसिक रोगी हूं, मैं मानसिक रोगी हूँ, मुझे कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, तो वो चीज जो है वो स्टिग्मा से जुड़ी हुई है। और यही सबसे बड़ा पार्ट है जो इसका ट्रीटमेंट बैरियर है कि जो व्यक्ति इससे जो जूझ रहा है वही इससे बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज है कि मैं अगर लोगों के बीच में इस प्रॉब्लम को रखूंगा या लोगों को इसके बारे में जब पता चलेगा तो पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह से वो सोचेंगे, जो कि एक इमेजिनरी पार्ट है ना। लेकिन फिर भी उसका ये सोचना वो उसके ट्रीटमेंट के अंदर सबसे बड़ा बैरियर क्रिएट होता है। यानी कि सब कुछ सोच से जुड़ा हुआ है। बाहरी कारण भी हो सकते हैं, और हमारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, हम अंदर कैसा सोच रहे हैं, ये भी तनाव को पैदा करता है। जैसे एक एग्जाम्पल लूंगा मैं यहाँ पर कि एक जैसे मदर है, वो अपने बच्ची के साथ में आई, हस्बैंड भी उनके साथ में थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ, एंजाइटी के अंदर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लो फील होता है। तो जब मैंने उनसे कारण पूछा कि भाई आप इतना परेशान क्यों हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बच्ची जो है वो नीट में तैयारी कर रही थी और उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, और जब उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ
तो उसकी वजह से क्या है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। अच्छा, अगर नीट में सिलेक्शन ना होने की वजह से अगर परेशान है तो फिर तो पूरी दुनिया होनी चाहिए। कोई भी इवेंट जो है वो किसी भी प्रकार से मानसिक परेशानी पैदा करने वाला कारण नहीं होता। इवेंट जो है वो लाइफ के अंदर वो हमेशा होने हैं। जब आप इस दुनिया में हैं, इंसान पैदा भी होगा, इंसान मरेगा भी, उसको बीमारियां भी होगी, हर तरह के जो इवेंट्स है उसके लाइफ में होते हैं और वो सब लोगों के जीवन में होते हैं। वो हमें प्रभावित नहीं करने चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इससे नहीं गुजरता। जी। अच्छा, जब उनसे वापस पूछा गया अच्छा आपको क्या लगता है ये जो आप जो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ इसको लेके आप सोचते क्या हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे यूं लगता है कि अब मेरा बेटी का कुछ नहीं हो सकता, अब ये अपनी जिंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाएगी, अब ये नॉर्मल जो दूसरे लोग जो अपनी जिंदगी का एंजॉय करते हैं वैसा नहीं कर पाएगी, अपने करियर में आगे नहीं जा पाएगी जी। तो प्रॉब्लम वो नीट में सिलेक्शन होना नहीं है, प्रॉब्लम ये जो नीट में सिलेक्शन ना होने के बाद में उनका जो एक परसेप्शन बना हुआ जो नेगेटिविटी कि लाइफ में अब कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे कुछ नहीं हो पाएगा, तो लाइफ तो भी पूरी बाकी है। जो आपने जिया ही नहीं उस चीज के बारे में आप कंक्लूड कैसे कर सकते हो? और जो पहले आपने ये जो कंक्लूड कर लिया ना, ये कंक्लूजन्स आपको प्रॉब्लम दे रहा है। वो सिलेक्शन ना होना तकलीफ नहीं दे रहा, वो जो आपको इस सिलेक्शन ना होने के कारण जो आपका एक परसेप्शन जो बिल्डअप हुआ है वो परसेप्शन प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर हमें इस चीज से बाहर निकलना है तो उस परसेप्शन के प्रति हमारी अवेयरनेस की जरूरत है। बहुत खूब। क्या डॉक्टर साहब ये इवेंट्स एक्सेलरेट करते हैं डिप्रेशन को? ये एक ट्रिगर मोमेंट्स है मैम, है ना, और ये ट्रिगर मोमेंट्स हम सब के लिए है, आपके लिए भी है। जब भी कोई भी ऐसा इवेंट होगा तो वो सबको तकलीफ देगा। जीवन में दो तरह की घटनाएं होती है, एक तो एक्सपेक्टेड होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार हो, और एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। 10-20% ही बोलूंगा कि जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, और जो 80-90% जो इवेंट्स है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते। लोग हमारे अनुसार नहीं चलने वाले, हमारा बच्चा हमारे अनुसार नहीं चलने वाले, हस्बैंड हमारे अनुसार नहीं चलने वाले, हमारी फैमिली हमारे अनुसार नहीं चलने वाली, हमारी सोसाइटी हमारे अनुसार नहीं चलने वाली, हमारे लाइफ के अंदर जो होने वाले इवेंट्स है वो हमारे अनुसार नहीं होने वाले। जब नहीं चलने वाले तो वो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है, और जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है वो हमारे अंदर एक बार के लिए तकलीफ पैदा करते हैं जी। वो हमेशा तकलीफ पैदा करते हैं ना। वो जो तकलीफ है वो सब में सामान्य है, सब लोगों के अंदर होती है। लेकिन अगर आप उस अनएक्सपेक्टेड इवेंट कि जो आपके अंदर फीलिंग्स है, उसका जो परसेप्शन है कि अब ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, आप उसको अगर परमानेंट वे के अंदर एनालाइज करने लग जाते हैं कि आज जो मेरे साथ में हुआ है वो कल भी वैसा ही होगा, परसों भी मेरे साथ में वैसा ही होगा, 10 दिन बाद भी वैसा ही होगा, 1 साल बाद भी वैसा ही होगा। जब आप हमेशा के लिए इस परसेप्शन को बिल्डअप करते हैं वो प्रॉब्लम आपके अंदर तकलीफ पैदा करता है। वो जो सोचना है वो आपके अंदर दिक्कत पैदा करता है। वो सोच ही उसको परसिस्टेंटली मतलब उस प्रॉब्लम को हमारे साथ में रख लेती है, हम उसे छोड़ नहीं पाते जी। तो ये डिप्रेशन के संकेत हैं डॉक्टर साहब जी। अगर आप किसी एक चीज के बारे में बहुत लंबे टाइम तक आप सोच चल के रहे रखते हैं, आपका मूड अगर कंटिन्यूसली लो फील हो रहा है जी, और आपके जो कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है, जिन चीज़ों में आपको पहले बहुत अच्छा मजा आता था, बहुत बढ़िया लगता था, मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था लेकिन अब क्रिकेट खेलना अच्छा नहीं लगता, मेरे को दोस्तों के साथ में बातचीत करना बहुत अच्छा लगता था, अब मैं बातचीत करना अच्छा नहीं फील करता, मैं जिस करियर के अंदर गया था उस करियर के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता था लेकिन अब मैं उस करियर के अंदर अच्छा फील नहीं कर पा रहा। मतलब सब कुछ होते हुए भी ना कुछ होने की जब फीलिंग क्रिएट होती है, और इस फीलिंग की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ हैम्पर हो रही है, आपकी सोशल लाइफ हैम्पर हो रही है, और आपका ऑक्यूपेशन अगर हैम्पर हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी अगर हैम्पर हो रही है, तो इसका मतलब, और ये अगर मोर देन 2 वीक से ज्यादा है तो इसका मतलब आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो तनाव हम लेते हैं या एंग्जाइटी या जो चिंता होती है वो आगे जाके अवसाद या डिप्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है अगर वो ज्यादा समय तक हमारे साथ रहे। अगर मूड सिम्टम्स ज्यादा रहते हैं तो फिर ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो डॉक्टर साहब व्यवहार में परिवर्तन है मुख्य संकेत की वो आदमी अवसाद से ग्रसित हो गया है। हाँ, आपको जो पहला जो लुक मिलता है वो आपको एक्सटर्नल जो उसका बिहेवियर है उसी से ही मिलता है जी। कि वो जो नॉर्मल उसकी जो चंचलता है, जो जिस तरह से वो लोगों से मिलता था अभी वो उस तरह से नहीं मिलता, जिस तरह से वो बातचीत करता था वो उस तरह से बातचीत नहीं करता, जिस तरह से वो चलता था अब वो उस तरह से नहीं चलता, जिस खुश मिजाजी के साथ में वो लोगों से बातचीत करता था वो बातचीत नहीं रही, जो ऑन टाइम उसके रूटीन्स रहते थे, उठने का रूटीन्स है, सोने का रूटीन है, खाने का रूटीन्स है, अब आप उसको 10 बार बुला रहे हो तब भी वो खाना खाने के लिए नहीं आ रहा, सोने के लिए जो उठने का टाइम था वो जिस रूटीन टाइप में उठता था, एक्सरसाइज करता था, खुद के लिए बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक था, अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक था, अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता था, अब ये सब चीज़ें नहीं हो रही। इन्हें हम शुरुआती लक्षण कह सकते हैं, जो बिहेवियर के अंदर हमें देखने के अंदर मिलता है। तो डॉक्टर साहब ये ऑल ऑफ सडन होते हैं या कोई एक ट्रिगर पॉइंट होता है उसके बाद ये शुरुआत होती है, या कोई इवेंट है वो उसको ट्रिगर कर देता है? ऑल ऑफ सडन कोई भी चीज नहीं होती इस दुनिया में। हम कहते जरूर है कि एक छोटी सी चिंगारी है वो धमाका कर सकती है, लेकिन छोटी सी चिंगारी कभी धमाका नहीं कर सकती
देखिए धमाका तब होगा जब यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बारूद इकट्ठा है जी। अगर बारूद इकट्ठा नहीं है तो आप चाहे कितनी चिंगारियां लगा लेना, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हमारे अंदर अगर डिप्रेशन का धमाका हो रहा है, हमारे अंदर अगर एंजाइटी का धमाका हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे अंदर उसके पहले से हालात मौजूद हैं, हमारे अंदर उसकी परिस्थितियां मौजूद है। हाँ, सिचुएशंस ने तो बस उसको ट्रिगर किया है, एक जैसे स्विच ऑन किया है, तो वो जैसे स्विच ऑन हुआ उसके बाद में हम किस में गए, एंजाइटी के अंदर गए और हम डिप्रेशन के अंदर गए। तो इसकी जो शुरुआत है वो ऐसा नहीं होता कि ऑल ऑफ सडन होती है। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स होने के बाद में हमें पता चलता है कि अब मैं इसके अंदर हूं, लेकिन होने की जो शुरुआत है वो तो धीरे 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 ग्रेजुअली हमारे अंदर चीजें स्टार्ट होती है, क्योंकि आपका जो परसेप्शन है वो जो प्रोडक्टिव परसेप्शन है वो जो अनप्रोडक्टिव परसेप्शन के अंदर कन्वर्ट होता है, उसके अंदर समय लगता है। ये लर्निंग का पार्ट है जो आप अपने जिंदगी के अंदर धीरे 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 आपके अंदर इंस्टॉल होती है, आप उससे चीजें सीखते हो। जी जी, जैसा कि आपने कहा कि समय लगता है सब चीजों को समझने में, करने में। सोसाइटी में ये स्टिग्मा है, आम आदमी शायद इसीलिए कहने से हम घबराते हैं कि कोई हमारे पर वो टैग ना लगा दे, कोई ठप्पा ना लग जाए हम पर कि ये तो मानसिक रोगी है। मैम एक्चुअल में जब आप किसी चीज को नहीं जानते तो आप अपने हिसाब से उसके ऊपर क्या है कि बहुत सारे टैग लगा देते हैं, आप उससे डरते हैं, आप उससे भागते हैं। बिल्कुल। तो जो सोसाइटी के अंदर जो टैबू है ना, वो एक डर का टैबू इसलिए क्योंकि वो जानते नहीं है प्रॉब्लम्स के बारे में, वो समझते नहीं है प्रॉब्लम्स के बारे में। वो जिस दिन इस प्रॉब्लम्स के बारे में समझने लग जाएंगे, जब वो जानने लग जाएंगे, इस ब्रांच के बारे में जानने लग जाएंगे, तो ये डर अपने आप खत्म हो जाएगा। तभी इन विषयों पर बात करना जरूरी है। जी, तभी अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की जो बात करते हैं, हाल ही में इसी महीने WHO ने 2 रिपोर्ट्स निकाली हैं अपनी, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और मेंटल हेल्थ एटलस 2024 के नाम से, जिसको इन्हीं सब चीजों को डिस्क्राइब किया गया है सिलसिलेवार तरीके से कि इन बातों पर बात करना क्यों जरूरी है। क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि किशोरों में, बुजुर्गों में, कामकाजी महिलाओं में और पुरुषों में, मतलब यूं कहूं कि सब लोग ही कवर हो गए हैं आजकल इस मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी से जूझ रहे हैं। तो इस पर अवेयरनेस लाना और अलग अलग वर्ग हैं उनको किस प्रकार से डील किया जाए। मैम देखिए, जो आप जो कार्य कर रहे हैं, जैसे आकाशवाणी के थ्रू कार्य हो रहा है, और मैं हमेशा ये सुनता हूँ कि आप जैसे अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जी। कभी जैसे आपने मेडिकल फील्ड से बुलाया, आपने साइकेट्रिस्ट को बुलाया, आपने गैस्ट्रो को बुलाया, आपने कैंसर स्पेशलिस्ट को बुलाया, या आप अलग अलग फील्ड से बुलाते हो। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये सब लोग हम मिलकर एक अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, एक जागरूकता के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एजुकेशन जो है वो आपको रियलिटी के साथ में कनेक्ट करती है, सत्य के साथ में जोड़ती है जी। और यही जो सत्य, यही जो रियलिटी वो अवेयरनेस से ही क्रिएट होता है। जैसे पुराने टाइम के अंदर नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए सत्संग हुआ करते थे। सत्संग वास्तव में सत्य की संगत है ना, वो बेसिकली एक अवेयरनेस का काम होता था, एक जागरूकता का काम होता था कि आपको अपनी दिनचर्या कैसी रखनी है, आपको किस तरह से सोचना है, आपको किस तरह से अपने नियमों का पालन करना है, आपको कार्य कितना करना है, उस कार्य के अंदर कितना आपको जनहित में लगाना है, कितना आपको खुद के ऊपर लगाना है, ये सब। और आज भी ये जो आकाशवाणी के माध्यम से जो पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है, और बाकी लोग भी, जो बाकी प्रोफेशनल्स भी है, वो भी सब लोग अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अवेयरनेस बेसिकली एक एजुकेशन का काम है। जैसे एक बच्चे को आप किसी सब्जेक्ट के प्रति टीच कर देते हो तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स वो अपने स्तर पर सॉल्व कर लेता है, ताकि कोई भी समस्या आए तो हमें कुछ बेसिक्स ध्यान हो कि हमें इसे कैसे डील करना है, चाहे वो हमारे आस पड़ोस में हो, हमारी फैमिली में हो। तो आसपास का व्यक्ति अगर पहले ही काउंसलिंग कर सके तो शायद वो जो समस्या है आगे और नहीं बढ़ेगी। हाँ, जितना अवेयरनेस होगा, जितना इसके प्रति जानकारी होगी, वो अपने स्तर पे भी बहुत सारी चीजें डील कर लेता है। और जब डील नहीं हो पा रही तो वो इस बात के लिए भी ओपन रहता है कि यार मुझे उस स्पेशलिस्ट से जाकर बात करने, जैसे बूस्ट हो जाता है। वही सेम चीज अवेयरनेस के माध्यम से होती है कि अच्छा आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो ये स्पेशलिस्ट है, इनसे आप मिल सकते हो, इनसे आप बातचीत कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। और ये आपकी प्रॉब्लम को एक सामान्य जो लोग हैं उसकी तरह से नहीं समझेगा, ये प्रोफेशनल्स के हिसाब से आपको डील करेगा। ये जो हमारे दिमाग में चलता है कि पता नहीं वो क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचेगा, वो आपको हेल्प ही करेगा। बिल्कुल। तो धीरे धीरे अवेयरनेस से वो लोगों के मेंटल हेल्थ को और अच्छा बेहतर करेगी। जी। क्या डॉक्टर साहब तनाव की कोई उम्र है? तनाव की कोई उम्र नहीं है जी। बच्चों में भी हो सकता है, यंगस्टर्स में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि हमारा चाइल्डहुड बैड रहा और कभी लाइफ में फ्यूचर में कोई ट्रिगर पॉइंट ऐसा है कि वो दोबारा से हमारा लाइक डिप्रेशन आ गया, तो क्या बैड चाइल्डहुड इज रिस्पॉन्सिबल कि वो हमारा फ्यूचर एज में
डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। जो बेल्ड चाइल्डहुड के जो हमारे कंक्लूजन्स है ना, जी। वो हमारे परसेप्शन का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। जी। हमारा जो पॉजिटिव परसेप्शन, हमारा जो नेगेटिव परसेप्शन, उसका फॉर्मेशन करते हैं, और उस परसेप्शन की वजह से हमें फ्यूचर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। जी। लेकिन जब हम इस बात के प्रति अवेयर होने लगते हैं कि अच्छा मेरे बैड चाइल्डहुड के अंदर मुझे इस कारण से ये प्रॉब्लम हुआ, तो वो जो प्रॉब्लम है वो मेरे परसेप्शन की वजह से हुआ। जी। क्योंकि टफ टाइम जो है वो तो सब लोगों के साथ में ही होता है ना, कि ऐसा कोई है नहीं कि जो टफ, और हम ये तो कहते भी हैं कि आपका जितना टाइम टफ रहता है आप उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होते हो, उतने ज़्यादा जी। मजबूत होते हो, है ना। आप बच्चों को इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं दो, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, क्योंकि ये दो धारी तलवार है जी। कि कितना कसना है और कितना ढील छोड़ना है। सोने को जितना गर्म करते हो उतना ही वो कुंदन बन के निकलता जी। है। जी। तो टफ टाइम है वो आपको और मजबूत बनाता है। जी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, अगर आप किसी से भी पूछोगे ना, हर कोई अपना यही बताएगा, मेरा बहुत बैड टाइम था, मेरा बहुत टफ टाइम था, है ना। जी। जी। लेकिन वो टफ टाइम अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो सब में क्रिएट करना चाहिए, वो जी। सब में क्रिएट नहीं करता। जी। कुछ में क्रिएट करता है, कुछ में नहीं करता। ये सारी जो चीजें हैं ये आपके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करती है। जी। अगर आप इवेंट्स को लेकर नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो ये नकारात्मकता आपके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इवेंट हमेशा आपकी जिंदगी में होंगे। जी डॉक्टर साहब, देखने में आ रहा है कि आजकल जो टीनेज बच्चे हैं पहले के मुकाबले से ज्यादा तनाव ग्रसित है। क्या ये सोशल मीडिया का योगदान है इसमें? मैम मतलब ओवरऑल सब चीज़ों का योगदान है। बिल्कुल। हम किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं जान सकते कि सोशल मीडिया का योगदान है, मोबाइल का योगदान है। हॉलिस्टिक वे में इसको पूरा एक सिंगल कारण नहीं बोल सकते। जितना उसका फिजिकल एक्टिविटी है वो भी उसका बहुत ज़रूरी है, उसका अपने जो फैमिली के बाकी मेंबर्स के साथ में इंटरेक्शंस भी बहुत ज़रूरी है। अभी हम बच्चों के साथ में टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हम क्या है को उसको स्ट्रगल नहीं करने दे रहे। जैसे आप मान लो उसके साथ में 1 घंटा बैठे हैं, बेटा अच्छा तुम में होमवर्क क्या मिला है, वो होमवर्क खुद नहीं कर रहा, हम उसको करवा के पूरा दे देते हैं। वो खाना नहीं खा रहा, हमने उसको क्या है कि मोबाइल पकड़ा दिया, ले बेटा फटाफट खाना खा ले। क्योंकि हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हैं, है ना। हमें लगता है कि फटाफट हो जाए बस। आप जिस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, लर्निंग भी तो वैसी ही होगी ना, और जिस तरह की लर्निंग होगी उसी का ही आपको उसी वे में आउटकम मिलेगा। क्या डॉक्टर साहब पढ़ाई का प्रेशर बढ़ा है बच्चों पे? क्या कंपटीशन बढ़ा है? टीनेज बच्चे वास्तव में तनाव में दिखते हैं। क्या कहीं ना कहीं काउंसलिंग की कमी है? कंपटीशन जो है वो प्रतियोगिता जो है वो इंसान को मजबूत करती है। प्रतियोगिता हमेशा है आपके बार कहते भी आ रहे हैं। प्रतियोगिता पैदा होने से है। एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो तकरीबन 20-30 करोड़ स्पर्म से फाइट करने के बाद में एक जो बच्चा है वो पैदा होता है। कंपटीशन हमेशा रहेगा, प्रतियोगिता कभी भी प्रॉब्लम्स पैदा नहीं करती। प्रतियोगिता आपको मजबूती देती है, आपको स्ट्रेंथन करती है। ताकत जो पैदा होती है वो सिवाय लड़ाई बगैर ताकत कभी भी पैदा नहीं होती। समझ में भी तभी आता है, अंडरस्टैंडिंग भी तभी होती है जब आप लड़ने के फेज से गुजरते हो। समझाने वाले कृष्ण थे, सामने कौरव थे। कृष्ण ने बहुत समझाया, हर तरीके से समझाया जिस भी तरीके से वो समझ सकते थे, लेकिन फिर भी कौरवों को समझ में नहीं आया कि पांडव सही थे। लेकिन जब पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, पूरी लड़ाई हुई, पूरा संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के बाद में कौरवों को समझ में आया कि हाँ भाई पांडव सही है, इनको इनका राज्य दे देना चाहिए। समझ में जो आती है, अंडरस्टैंडिंग जो आती है, अंडरस्टैंडिंग को मैं ताकत बोलता हूँ, पावर बोलता हूँ। वो ताकत तब आती है जब आप एक संघर्ष, एक प्रतियोगिता के दौर से आप गुजर जाते हैं। तो प्रतियोगिता प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो हमेशा रहेगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, चाहे आप अगर आप नहीं भी कर रहे तो भी लोग आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे। अगर आप नहीं भी चाह रहे कि मैं प्रतियोगिता नहीं चाहता, तो वो वहीं पे भी इंड्यूस कर देंगे। प्रॉब्लम प्रतियोगिता नहीं है, प्रॉब्लम है कि अगर आपको कोई चीज नहीं मिली, जैसे मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मुझे अगर वो नहीं मिला तो उस नहीं मिलने को मैं किस तरह से परसीव करता हूं। जी बिल्कुल। मुझे नहीं मिला, अब मुझे कभी नहीं मिलेगा, अब मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, अब मैं कभी इस चीज का मजा नहीं ले पाऊंगा, या इसके अलावा मेरे लाइफ में कुछ और हो ही नहीं सकता। जब आप उस बात के प्रति बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हो, जिसको हम कॉग्निटिव रिजिडिटी बोलते हैं, जब आप रिजिड हो जाते हो, वो रिजिडनेस जो है वो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। यानी कि हम ये सोचने लगे कि बदल ही नहीं सकता है, जबकि हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि बदलेगा या मैं ही स्वयं इसे बदल सकता हूँ। तो प्रॉब्लम जो है वो परसेप्शन की है एक्चुअल के अंदर। तो डॉक्टर साहब इस परसेप्शन को कैसे बदले? टीनेज जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स, में अगर कहूँ उनकी पेरेंटिंग की बात करूँ तो वो बहुत मुश्किल रहती है, तो उसमें अभिभावक क्या कर सकते हैं? अभिभावक जो है एक तो बच्चों को समझने का प्रयास करें, अपनी चीजों को बहुत ज्यादा थोपने का प्रयास ना करें, है ना, कि हम अपना करियर किस दिशा में चाहते हैं। हम यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बनने नहीं आए हैं ना, हम यहाँ पर सीखने, आनंद लेने के लिए आए हैं, चीजों की सही अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आए हैं। और एजुकेशन का जो
पर्पज है वो पर्पज आपकी समझ का विकास करना है जी। ताकि आप अपने हिसाब से, ना कि औरों के हिसाब से, अपने हिसाब से एक अच्छे ऑप्शन का चुनाव कर सको जिससे आपकी जीविका बहुत अच्छी चले। हाँ, मैं जिस मोमेंट पे काम कर रहा हूँ वो काम मेरा अच्छा हो जाए तो फिर आगे की यात्रा अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, मैं यूं कहूँ कि हम हमेशा ये सोचे कि मेरा वर्तमान अच्छा रहे जी, वो भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। इसी के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है। आज आपका आधार है, अतीत वर्तमान का आधार है। अगर आज आपने बहुत अच्छा कर लिया तो कल आप अपने आप ही अच्छा करोगे, लेकिन आप भविष्य में अच्छा करने के हिसाब से आज अपना खराब कर रहे हो, ये फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में लेके जाएगा, मानसिक परेशानी में आपको लेके जाएगा। जी। क्या डॉक्टर साहब कई बार हमें चिंता हो जाती है, कभी बच्चा घर पे लौट के समय पे नहीं आया या कोई बाहर गया है, चिंता और तनाव क्या दोनों समान है? मैम, जो चिंता जो तनाव होना एक सामान्य सी बात है। क्या दोनों बराबर हैं डॉक्टर साहब? हाँ, मैं नॉर्मल जो भाषा अपन यूज करते हैं, नॉर्मल जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसके अंदर ये नॉर्मल है, दोनों चीजें है ना, जिसको हम चिंता बोलते हैं या जिसको हम तनाव बोलते हैं। लेकिन अगर आपका चिंता और तनाव अगर कंटिन्यूसली परसिस्ट रहता है जी। आपका आज भी रह रहा है, कल भी रह रहा है, कंटिन्यूसली ले रहा है, लगातार आपके 2 सप्ताह या उससे ज्यादा टाइम तक रह रहा है, तो फिर उसको एंजाइटी बोलते हैं। 2 वर्ड्स होते हैं, एक तो एंजाइटी होती है, एक डिप्रेशन होता है। इसको भी बहुत अच्छे समझना क्योंकि लोग इसी को इसी में ही समझ लेते हैं। इनमें क्या अंतर होता है? जो डिप्रेशन होता है उसके अंदर जो थॉट्स है वो बहुत कम आते हैं ना। आप किसी व्यक्ति से बात करते हो, आप 10 बार पूछोगे तो वो 1-2 बार जवाब देगा। और जो एंजाइटी में जब व्यक्ति होता है तो उसके अंदर थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। जी। आप उसको अगर कोई चीज का उत्तर अगर वो दे रहा है या कहीं पर अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है तो वो इस बात की भी चिंता रहती है कि कहीं मैंने अपनी प्रॉब्लम्स पूरी बताई, कुछ बाकी तो नहीं रह गया। वो इतना ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को एलोबरेट करके बताएगा जो एंजाइटी के अंदर होता है। जी। बहुत ज्यादा थॉट्स आती है, बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग होती है। जी, हड़बड़ाहट रहती है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है। डिप्रेशन वाले से आप पूछोगे तो वो क्या मतलब है बताने का, ठीक है कुछ होना तो है नहीं, ठीक है। वो मतलब 10 बार पूछोगे तो 2-4 बार आपको रिप्लाई देगा, इधर आपको 1-2 बार पूछोगे तो वो 10 बार रिप्लाई देगा। जी। तो क्या डॉक्टर साहब एंजाइटी रिजल्ट्स इनटू डिप्रेशन? नहीं, एंजाइटी का ट्रैक अलग है मैम, डिप्रेशन का ट्रैक अलग है। एंड स्ट्रेस, द थर्ड वर्ड। स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल है। स्ट्रेस कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई प्रॉब्लम पैदा करता है ना। आप बेहतर तभी तो कर पाओगे ना जब आप किसी चीज के बारे में, क्योंकि हम एक वर्ड सुनते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जी। अगर किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है तो आविष्कार होगा कहां से? बिल्कुल। अगर स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस मतलब एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, पॉजिटिव सोच, वो पॉजिटिव भी आउटकम्स लेकर आती है। अगर आप उस चीज का अगर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, अगर वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, तभी तो आपके अंदर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कैपेसिटी बिल्डअप हो पाएगी। ठीक बात। अगर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है तो फिर रिजॉल्व करने की कैपेसिटी कहां से आएगी? वो तो पैदा ही नहीं हो पाएगी ना। बिल्कुल। स्ट्रेस एक अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव चीज अगर आप उसको सही वे में लेते हो। जी। लेकिन अगर आप नेगेटिव परसेप्शन रखते हो कि नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे शायद भगवान ने कम बनाया है, जी। हम सबका दिमाग 1350 सीसी का है लेकिन मुझे कम बनाया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों नहीं कर पा रहा, ये सारा जो परसेप्शन है ये प्रॉब्लम पैदा करता है। जब स्ट्रेस इन परसेप्शंस के साथ में होता है तो फिर हम इसको नेगेटिव स्ट्रेस के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। बिल्कुल। अभी हमने बात करी किशोरों की। डॉक्टर साहब, अब मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था महिलाओं को लेकर। अधिकतर हम ये सुनते हैं कि ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या है ये पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा अनुभव रहता है पेशेंट्स को लेकर? देखिए, अगर अपन एक जो रिसर्च या थ्योरेटिकल परसेप्शंस के अगर देखें तो उसके अंदर डाटा ये कहता है कि भाई फीमेल्स में ज्यादा है, मेल्स में कम है। ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा एक्चुअल में जो मेरे प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में ज्यादा है या मेल्स में कम है। मेल्स में भी उतना है, फीमेल्स में भी उतना है, क्योंकि इसका किसी जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, इसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, इसका आपकी कोई डिग्री से लेना देना नहीं है कि कोई डिग्रीधारी है तो उसके पास में क्या है कि एंजाइटी स्ट्रेस कम होगा और जिसके पास में डिग्री वगैरह नहीं है तो उसके एंजाइटी स्ट्रेस ज्यादा होगा। जी जी। ये इन फैक्टर्स पे निर्भर नहीं करता। जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर निर्भर करता है कि आपका सोचने समझने का तरीका, आपके जो कॉग्निशंस है वो अगर राइट वे में नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा ही होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ मेल और फीमेल। आप मेल हो, फीमेल हो, आप छोटे बच्चे हो, आप बड़े बच्चे हो, बुजुर्ग हो, आप बुजुर्ग हो, आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो, इनका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल आपके परसेप्शन से लेना देना है कि आपके सोचने समझने का तरीका कैसा है। हालात जो है वो ड्राइविंग फोर्स है जिससे कोई भी चीज घटित होती है, कोई भी चीजें होती है। हमारे साथ में भी यही होता है कि हम क्या है कि अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाओं के हिसाब से एक आउटकम को प्लान करते हैं कि ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज मिलती है
परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से कि वहां पर हालात कैसे थे। डॉक्टर साहब, आप पैनिक अटैक और एंजाइटी की बात कर रहे हैं, ये क्या मानसिक विकार की पहचान है? हाँ, एंजाइटी जो एक मानसिक विकार है, पैनिक भी एक मानसिक विकार है। दोनों में डिफरेंस ये है कि एंजाइटी के अंदर आपको जो अनईजीनेस है वो लो लेवल पे फील होती रहती है जी। आप छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा, जिसको आप चिंता बोल रहे थे ना, कि जिसको चिंता बहुत ज्यादा आप टेंशन करते रहते हैं, जिसको सामान्यतः हम बोलते रहते हैं। पैनिक का मतलब क्या होता है? जब सिम्टम्स अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जी, है ना, आपको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा अब बेचैनी हो रही है, अभी मेरे साथ में कुछ हो जाएगा या मैं यहाँ पर नीचे गिर जाऊंगा, मेरे जो बॉडी का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल मेरा खो रहा है ना? जी। मैं यहाँ पर खड़े नहीं रह पाऊंगा, तो उस सिचुएशंस को अपन पैनिक बोलते हैं। डॉक्टर साहब, एंजाइटी को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, एंजाइटी को दूर करने के लिए जो सबसे पहला जो उपाय मैं ये बताऊंगा कि आपको अपने जो डे टू डे लाइफ का जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। आपके लाइफ स्टाइल के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज जो है उनका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। एक सामान्य, मैं इन जनरल एक बात बोलता हूँ कि जितना ज्यादा शरीर चलेगा दिमाग उतना कम चलेगा, और जितना कम शरीर चलेगा उतना ज्यादा दिमाग चलेगा। जी। तो आप जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होते हो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी रियल एक्टिविटीज हैं, वो आपको रियलिटी के साथ में कनेक्ट करती है, और उसके अंदर आपको जो रिवॉर्ड मिलता है, जो पनिशमेंट मिलती है, वो तुरंत होती रहती है। तो उससे आपकी क्या थॉट प्रोसेस की शेपिंग होती है, और डाइवर्जन भी रहता है। हाँ, डाइवर्जन भी रहता है, उससे भी आपको रिलीफ रहता है। तो एक तो आप अपनी लाइफ के अंदर फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करें, आप अपने सोशलाइजेशन को इंप्रूव करें। सोशलाइजेशन को इंप्रूव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके अंदर एक कनेक्टेडनेस का भाव पैदा होता है। जब इंसान के अंदर, इंसान अकेला उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसके अंदर कनेक्टेडनेस का भाव नहीं है, आप घर के अंदर रहने 10 मेंबर्स हैं, लेकिन उस 10 मेंबर के अंदर भी आपको अकेलापन फील हो रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर कनेक्टेडनेस का भाव गड़बड़ है, तो वो चीज आपको प्रॉब्लम में क्रिएट करेगी। तो हमें सोशलाइजेशन कैसे इंप्रूव हो सकता है उसके ऊपर बात करना चाहिए, उसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए, घर वालों के साथ में बैठना, उनके साथ में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। लेकिन अगर आप भीड़ में है, घर में है, 10 मेंबर है, 20 मेंबर है, फिर भी आप वहां पर अकेलापन फील करते हैं, तो ये आपके लिए अलार्मिंग है। आपका जो सोचने समझने का तरीका है उसके ऊपर हमें काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे पास में अगर पॉजिटिविटी है तो मैं पॉजिटिविटी जो है वो उसके हिसाब से मैं चीजों को देखूंगा। वो आपका परसेप्शन आपकी लर्निंग के ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी चीज को नेगेटिव वे में देख रहा है तो वो भी उसकी लर्निंग का पार्ट है। एक व्यक्ति अगर किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में देख रहा है तो वो भी उसकी लर्निंग का पार्ट है। एक व्यक्ति अगर किसी चीज को बहुत ही संकुचित दायरे में देख रहा है तो इसका मतलब वो उसकी लर्निंग का पार्ट है। और एक व्यक्ति जब उसको बहुत ही ज्यादा ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में देखता है तो ये भी उसकी लर्निंग का पार्ट है। हमने बात करी समस्या की, समाधान की, कैसे हम एक्सरसाइज को, मेडिटेशन को और अपने ऊपर ध्यान, खुद पे ध्यान केंद्रित करें, अपने परसेप्शन को बदलें। आखिर में डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चूंकि आप साइकेट्री से हैं तो दवाओं से भी डील करते हैं, तो काउंसलिंग के साथ में दवाओं की भी क्या जरूरत अगर महसूस हो तो जो मरीज है? नहीं चाहिए डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए, अगर तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर हम रिलीफ के तौर पे मेडिकेशंस को यूज कर सकते हैं। क्या वो गलत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है, यूज करना चाहिए। अगर उसकी जरूरत पैदा होती है तो अपने को डॉक्टर से भी बात करना चाहिए, और वो जिस तरह से भी आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है उस ट्रीटमेंट को आपको फॉलो करना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम्स होती है इसके मेजर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट्स आती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल इम्बैलेंसिंग होती है, उसकी वजह से हमारे अंदर सिम्टम्स पैदा होते हैं। इसके 2 तरह के सॉल्यूशंस, एक तो टेम्पररी सिम्प्टोमेटिक तौर पे हमें मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है। मेडिकेशंस जो होती है वो केमिकल इम्बैलेंसिंग को इंप्रूव करती है, और जिस वजह से वो इम्बैलेंसिंग हो रही है उस वजह को भी हमें ठीक करना होता है। वो वजह हमारे दिमाग का लगातार चलते रहना। तो वो जो चलते रहने वाला पार्ट है वो हमारी लर्निंग का पार्ट है, जिसके लिए हमें काउंसलिंग, एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हम लोग यूज करते हैं। सीबीटी की हमें जरूरत है। सीबीटी बेसिकली क्या है कि आपके दिमाग में जो भी कहानियां चल रही है ना, आप जब तक उन कहानियों को सही मानते रहते हो तब तक वो कहानियां आपके दिमाग में चलती रहती है, जबकि होती वो इमेजिनरी है। जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, जांचें सारी नॉर्मल है, फिर भी लग रहा है कि हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। कई बार डॉक्टर साहब डिप्रेशन में छाती भी भारी रहती है, मतलब मेरा दिल उठ रहा है, मेरा दिल बैठ रहा है, बैठ नहीं पा रहा हूँ मैं, कहीं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो डिप्रेशन के पेशेंट्स बोलते हैं। तो क्या वास्तविक में उनका जो हृदय है वो घबराहट में भारी हो जाता है? ये हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी चेस्ट की मसल्स का खिंचाव है। क्योंकि मसल्स खिंच रही है और हार्ट भी इधर ही है,
जी। तो हम क्या है कि इस पेन को हार्ट का पेन समझ के बहुत ज्यादा डरते रहते हैं। किसी का भी हार्ट अटैक हुआ, खुद को लगने लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। किसी को लकवा मारा, मेरा लकवा हो जाएगा। किसी को कैंसर हुआ, मुझे कैंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हुई, मुझे लगता है कि मेरे साथ में बीमारी हो जाएगी। ये जो हम दूसरों की कहानी अपने ऊपर लगाते हैं, इसके कारण से बहुत ज्यादा घबराहट होती है। उसकी वजह से कई बार बीपी भी अचानक शूट अप हो जाता है, धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, चक्कर से आने लगते हैं, सिर भारी हो जाता है, कमर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, पेट के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। कईयों के जैसे पेट अचानक मटकी जैसा फूल जाता है ना। कुछ खाया नहीं है कि निवाला खाया था कि पेट मटकी जैसा फूल गया, है ना। और लूज मोशंस होने लगते हैं। अक्सर भी सुनते भी हैं कि एग्जाम से पहले क्या बच्चों को पेट दर्द करने लगता है, या बुखार भी आ जाता है कई बार, है ना। साइकोलॉजिकल फीवर बोलते हैं उसको, कि हाथ पांव गर्म होना, ठंडे पड़ना। ये मुहावरा भी है कि डर गया, इसकी वजह से हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ये सारे सिम्टम्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स है जो एंजाइटी, स्ट्रेस के अंदर हमें फील होते हैं। इसके अलावा एक और समस्या जिसको अपन ओसीडी बोलते हैं ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर व्यक्ति के दिमाग में ऑब्सेशंस आते हैं, है ना, कि कोई भी एक काम है, उस काम को करने के बाद में उसमें जैसे मान लो ये माइक इस तरह से है, तो ये माइक इधर होना चाहिए था, इधर क्यों है, और जब तक वो इधर नहीं हो जाता तब तक मुझे संतुष्टि महसूस नहीं होती। मैंने 10 बार हाथ धोए फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, हाथ खराब है। जबकि इस बात को समझने की जरूरत है कि बीमारी का पार्ट है। आप जानबूझकर नहीं कर रहे, आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब साइकियाट्रिस्ट से हेल्प ले लेनी चाहिए। यहाँ पर आपको हेल्प लेना चाहिए। जो मनोचिकित्सक है, साइकियाट्रिस्ट है, उससे मिलना चाहिए, उससे बातचीत करना चाहिए। आपका जब चीजों के प्रति जब अवेयरनेस होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग, जब मैं फर्स्ट टॉक करता हूँ, जब उनको ये पता चलता है कि सर ये हम नहीं सोच रहे, मतलब ये ओसीडी की वजह से हो रहा है, इससे ही बहुत ज्यादा रिलीफ मिल गया। क्योंकि जैसे ही आपने ये कहा कि ये तो ओसीडी एक बीमारी है, इसके बाद में सर हमारा 70-80% जो लोड है वो खत्म हो गया। तो आप जब चीजों के बारे में जानते हो ना कि एक्चुअल में रियलिटी में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, वो जो जानना है, वही जानना आपको इन सब चीजों से मुक्त करता है। ये जानना ही काउंसलिंग का पार्ट है, यही जानना सीबीटी का पार्ट है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत बखूबी हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया। सारे जो पॉइंट्स थे आपने एक एक करके उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया, और हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को इससे जरूर लाभ मिला होगा। जाते जाते आप हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो आकाशवाणी परिवार के सभी श्रोता हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और मैं सभी को यही कहना चाहूंगा, अपनी जिंदगी के अंदर बढ़िया तरीके से अच्छा काम करें। घर के अंदर क्या है कि बढ़िया सोफा सेट हो तो भी चल जाएगा, नहीं हो तब भी चल जाएगा, अच्छा डिनर सेट नहीं है तब भी चल जाएगा, लेकिन एक अच्छा माइंड सेट है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, जिसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि एक अच्छा माइंड सेट डेवलप हो। इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी कि अवसाद से हम कैसे दूरी बना सकते हैं, और इसके क्या कारण हैं, क्या निवारण है, और कैसे हम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होके अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। और हर चिंता तनाव नहीं होती है, और जो घबराहट इस समय होती है वो घबराहट हमारे हृदय से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता। और अपने परसेप्शन को जो है वो पॉजिटिव रखें। तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा होना चाहिए। तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं किसी भी व्यक्ति को हो सकती हैं, और इसके बाहर आने के लिए मदद लेना बिल्कुल सामान्य और आवश्यक है। आप अपने परिवार से बात करें, साइकियाट्रिस्ट से बात करें, जरूरत पड़े तो बाहर निकलकर जरूर आएं। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आरोग्यम में आपको मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और देखभाल के तरीकों की उपयोगी जानकारी मिली होगी। 10 अक्टूबर को आने वाले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम यही संदेश देना चाहेंगे कि मन की सेहत ही जीवन की असली संपत्ति है। धन्यवाद।